हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम पर हम बात कर रहे थे ट्रायंगल के अंदर। तो उसमें हम बात कर रहे थे कि ट्रायंगल के अंदर जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जो अलग अलग बिंदु होते हैं, जैसे कि केंद्रक, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, वो कहाँ कहाँ पे आते हैं, अधिक कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में, और ये सारे पॉइंट कहाँ पर आते हैं। इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ये सारी बातें की थी। एकदम एंड में हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर होगा, कोई कौन समद्विभाजक होगा, तो वो जिस शीर्ष से पास करता है और जिस भुजा को विभाजित करता है उसको सामने वाली साइड्स की लेंथ के रेशो में डिवाइड करता है। इतना सब कुछ हमने वहां पर सीख लिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल की, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि इसमें हम बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। इसमें मैं क्या दे रखा होगा, इसमें हमें एक ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस दे रखे होंगे, तीनों शीर्ष दे रखे होंगे, और उन शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम क्या करेंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे जिसकी ये बात करना चाह रहा होगा। तो हमें क्या दिया हुआ होगा, एक ट्राइंगल के तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, और उसका यूज करके हम निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये ट्राइंगल है, मान लो ये अपने पास त्रिभुज है, ये आ गया एबीसी त्रिभुज, और ए के जो शीर्ष हैं, मान लो वो x1, y1 है ना। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1 है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2, y2 हैं, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x3, y3 हैं। अब अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जनरली क्षेत्रफल को हम निरूपित करते हैं डेल्टा से, डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या आता है, तो वो आता है 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई में आएगा, और फिर साथ में क्या आएगा, एक डेल्टा आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, जिसको सारणिक बोलते हैं हिंदी में। और उसमें क्या क्या आएंगे, 3/3 का सारणिक आएगा। उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, तो पहले कोई भी एक वर्टेक्स ले लो, जैसे तुमने मान लो ए ले लिया, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो पहले x1 ले आएगा उसका, पहले उसका x कोऑर्डिनेट, फिर उसका y कोऑर्डिनेट, और फिर एक 1 लेते हैं अपन। ठीक है, x1, y1, 1, फिर किसी किसी को भी ले लो यहाँ पर, ऐसे फर्क नहीं पड़ता कि a के बाद b को लेना है या a के बाद c को लेना है, किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हम शुरुआत a के कोऑर्डिनेट से करें, हम किसी से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, b के कोऑर्डिनेट्स डालेंगे। तो b के कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, तो एक तो x आएगा पहले, फिर y आएगा, और फिर 1 आएगा। और फिर हम डालेंगे यहाँ पर c के कोऑर्डिनेट्स, तो पहले x3, फिर y3, और फिर 1। तो ये डेल्टा में आ जाएगा। अब इस वैल्यू का हमें क्या करना होगा, एक बार इस वैल्यू का हमें एक मॉड भी लेना होगा। ठीक है, जो ये वैल्यू आएगी क्या करेंगे, इसका मॉड भी लेंगे। ठीक है, मॉड को लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन इस डेल्टा की वैल्यू तो नेगेटिव आ सकती है, तो अगर नेगेटिव आ भी रही होगी तो मॉड क्या करेगा, मॉड इस वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ये वाली बात हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये होता है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का तरीका। सिंपली एक सारणी का यूज करते हैं, डेल्टा का, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, और डिटर्मिनेंट का यूज करके हम यहाँ पर बहुत आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये सबको आता होगा मेरे हिसाब से कि कैसे निकालते हैं इसको, बहुत बेसिक चीज है, कैसे निकालते हैं सारणिक का वैल्यू। तो बहुत तरीके होते हैं, एक सिंपल तरीका ये है कि हमने यहाँ से x1 ले लिया। जब हम यहाँ से x1 को ले लेंगे तो फिर इनटू में क्या आएगा, y2 - y1, दिस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे आपस में, y2 1 से, y3 1 से, तो y2 - y3, तो x1 के मल्टीप्लाई में आएगा y2 - y3। फिर हम इस एलिमेंट को लेंगे, इसका नेगेटिव लेंगे, तो इसका नेगेटिव आएगा -y1, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x2 - x3, ये आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। फिर हम 1 को लेते हैं, और 1 के लिए हमारे पास क्या आता है, गुणा में x2 × y3 - y2 × x3, ये सबको पता होगा, इतना सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसी का यूज करके एक सिंपल सा हम सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास कि अगर मान लो कोई ट्राइंगल है, और मैंने ट्राइंगल जो है वो ले लिया एबीसी। इस ट्राइंगल में ए हमें दे रखा है 0,4, मतलब एक के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं 0,4, बी के निर्देशांक या बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,2, और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, -3। हमें निकालना है एरिया इस त्रिभुज एबीसी का, एरिया निकालना है त्रिभुज एबीसी का। क्या करेंगे भाई, सिंपल सा काम है, फॉर्मूला लगाना है।
क्या है फॉर्मूला? तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो ये है, अभी सीखा था। तो 1/2 करेंगे, इनटू में लेंगे सारणिक ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स उसमें आएंगे। तो पहले ए के कोऑर्डिनेट लेते हैं। ए का एक्स तो 0 है, वाई 4 है, तो पहले 0 फिर 4 और फिर 1। फिर बी के लेंगे तो 3 2 और 1, और फिर लेंगे सी के तो -1 -1 -3 और 1। ये आ जाएंगे हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स, ये आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस डेल्टा की। इसका मॉड भी लेंगे क्योंकि ये तो नेगेटिव भी आ सकता है, तो यहाँ पर हम मॉड भी ले लेते हैं, ठीक है। तो मॉड चल रहा है आगे, ठीक है। हम तुम चाहो तो इस 1/2 को तो मॉड से भी बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है और पॉजिटिव है वैसे भी। तो 1/2 को तो मैंने बाहर निकाल दिया, अब मैं उसका डेल्टा निकाल लेता हूँ। तो कैसे लेंगे, पहले तो 0 आएगा पहले, तो 0 के इंटू में क्या आएगा, जिस कॉलम में 0 है उसको हटा दो, जिस रो में 0 है उसको हटा दो। तो बताओ बचा क्या, तो बचा ये। तो इनको क्या करते हैं, इनको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, और फिर माइनस में आएगा दिस इंटू दिस, तो ये आएगा -3 दैट इज +3, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर हमारा अगला एलिमेंट क्या आएगा, रो 1 का अगला एलिमेंट 4 है, उसको नेगेटिव में लेंगे। तो उसकी जगह पर किसका यूज करेंगे, तो उसकी जगह पर यूज करेंगे अपन -4 का। उसकी जगह पर किसको लिया जाएगा, उसकी जगह पर -4 को लिया जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो -4 को ले लिया उसकी जगह पर। अब उसके इंटू में क्या आएगा, इसको हटाओ इसको हटाओ, तो उसकी जगह पर आएगा 3 इंटू 1 3, माइनस -1 इंटू 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अगली बार क्या करेंगे, प्लस का 1 लेके चलेंगे। तो जब प्लस का 1 लेंगे तो इंटू में क्या आएगा, ये हटाओ ये हटाओ, तो 3 इंटू -3 माइनस का 9, और -1 इंटू 2, तो ये प्लस का 2 आ गया। ये हम करेंगे मॉड, मॉड हम जरूर लेंगे क्योंकि वो वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये फाइनली क्या आएगा, तो ये तो 0 इंटू 5, तो ये तो 0 हो गया। 4 इंटू 4 16 हो गया, और ये कितना आ गया, -7 हो गया। तो ये कितना आ गया, तो -23 आ गया। तो -23 का मॉड कितना आएगा, +23। तो एरिया कितना आ गया, अपना एरिया आ गया 23/2 के बराबर। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। इस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो 23/2 आएगा। इस तरीके से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। चलो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे मुझे सवाल में दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है, जिसके निर्देशांक हैं 1,3। जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं 2,0, और जो सी के कोऑर्डिनेट है वो दे रखे हैं -1, तो हमें निकालना है लेमडा क्या आएगा। अगर हमें दिया हुआ है, अगर हमें दिया हुआ है कि जो इस त्रिभुज का एरिया है, जो एरिया है इस त्रिभुज एबीसी का, वो हमें कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब की बार एरिया दिया हुआ है और लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या काम करेंगे अपन, यहाँ पे भी वो डेल्टा वाला मेथड लगाएंगे और उससे निकालेंगे अपन लेमडा की वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं, तो अब की बार उल्टा काम करेंगे, एरिया दे रखा है तो करते हैं स्टार्ट। तो फॉर्मूला क्या है एरिया का, तो फॉर्मूला है भाई एरिया का 1/2। मॉड से बाहर निकाल सकते हैं 1/2 को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी मॉड में आएगा, मॉड में क्या आएगा, मॉड में आएगा डेल्टा का वैल्यू। देखो यहाँ पे मॉड का लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। मॉड का लेना बहुत जरूरी है क्योंकि अंदर नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कैसे भी आ सकती है, ठीक है। और एरिया का भी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए मॉड का लेना बहुत जरूरी है। तो मॉड के अंदर आएगा डेल्टा की वैल्यू। तो पहले ए शीट्स के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो पहले 1 3 1, फिर आएंगे बी के कोऑर्डिनेट तो 2 0 1, फिर आएंगे कोऑर्डिनेट सी के तो वो होंगे -1 लैम्डा और 1। और करना क्या होगा हमें, इसको इस एरिया को हमें 10 के बराबर करना होगा। ये हमें सवाल के अंदर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, तो ये 2 को उधर भेज दो, क्योंकि 2 डिवाइड में है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो वो तो वहां तो 20 हो जाएगा। और इसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू पूरी डेल्टा में निकालेंगे, सॉरी वैल्यू पूरी मॉड में निकालेंगे, क्योंकि मॉड हमें लेना जरूरी है, क्योंकि वो तो नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है अंदर। तो मॉड तो हमने बाहर रहने दिया, मतलब मॉड हमें बाहर रहने दिया, और हमने इस डेल्टा का या सारणिक का मान निकाल दिया। तो कितना आएगा, तो 1 इंटू ये 1 ले लिया, इंटू में कितना आएगा, तो 0 इंटू 1 0, माइनस का लेमडा इंटू 1, तो माइनस का लेमडा आ गया। फिर अगला एलिमेंट लेंगे तो -3 आएगा, तो इंटू में कितना आएगा, ये गया ये गया, तो 2 इंटू 1 2, और प्लस का 1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा, आगे प्लस का 1 आएगा, और इंटू में कितना आएगा, ये गया ये गया, तो 2 लैम्डा -0, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा। तो 2 लैम्डा -0, तो ये तो ऐसे हो जाएगा। और इस पूरे की मॉड की वैल्यू को हम कितना कर देंगे, इस पूरे की मॉड की वैल्यू को हम कर देंगे 20 के बराबर। इतना हमने कर दिया। अब क्या आ गया फाइनली, ये तो ये आ गया -लैम्डा, और ये -3 इंटू 3, तो -9, और ये प्लस का 2 लैम्डा बराबर 20, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको।
तो क्या आ जाएगा फाइनली ये, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब अपन क्या बोलेंगे भाई कि अगर किसी नंबर का मॉड, देखो डायरेक्टली इसको 20 के इक्वल नहीं करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर मान लो x का मॉड 20 है ना, x लिखा हुआ है तुम्हारे पास और x का मॉड 20 है, तो उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि x 20 आएगा, है ना। x 20 है तो 20 का मॉड भी 20 होता है और माइनस 20 का मॉड भी 20 होता है। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ सकती है, +20 भी और -20 भी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है वो प्लस का 20 भी हो सकता है, साथ में वो माइनस का 20 भी हो सकता है। तो एक बार क्या करेंगे उसको, एक बार करेंगे उसको 20 के बराबर और एक बार करेंगे उसको -20 के बराबर। तो यहां से लेमडा कितना आ गया, तो यहां से लेमडा आ गया 29 और यहां से लेमडा आ गया -11। तो लेमडा की दो वैल्यू आएंगे हमारे पास यहाँ पर, अगर इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 20 के बराबर है। ठीक है, तो ये तो हमने ऐसे निकाल दिया। ठीक है, अब देखो एक चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए यहाँ पर कि ये दो लैम्डा की वैल्यू क्यों आ रही है ना। देखो ए और बी पॉइंट तो फिक्स है, ए और बी पॉइंट तो फिक्स है। जैसे ए मान लो ये हमारे पास एक थोड़ा अपन पहले फील कर लेते हैं एक बार कि दो वैल्यू लैम्डा की क्यों आ रही है। अगर दो वैल्यू लैम्डा की आएंगी तो फिर तो सी जो है, सी जो पॉइंट है उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, उसके दो अलग अलग कोऑर्डिनेट आ सकते हैं। तो देखो ए तो फिक्स है 1,3 है, बी भी फिक्स है 2,0 है। तो बी तो कहीं यहाँ हो जाएगा 2,0 एक्स एक्सिस पर, ए कहीं यहाँ जाएगा 1,3 इस तरह से। ठीक है, तो ये दो पॉइंट तो फिक्स है ट्राइंगल पर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, क्षेत्रफल उसका जो है वो 10 करना है। और जो पॉइंट सी है ना, पॉइंट सी उसका एक्स फिक्स है, उसका एक्स कितना है, उसका एक्स -1 है। तो अगर x-1 है तो कहीं यहाँ आ जाएगा उसका x-1। ठीक है, तो उसका x जो है वो -1 है, तो सी पॉइंट जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। अब देखो सी पॉइंट जब यहाँ पे लाई कर रहा है ना, तो एक बार तो क्या होगा, एक बार तो देखो ऐसा होगा कि अपने पास जो सी पॉइंट है उसका एक्स अगर -1 है, तो एक ट्राइंगल तो ऐसा होगा कि किसी, एक ट्राइंगल तो ऐसा होगा जब एक्स तो -1 है और वाई कितना है उसका, वाई उसका -11 है, क्योंकि वाई हमने लेमडा लिया है। तो एक्स तो -1, वाई -11, तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा। जब क्या हो रहा होगा, जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ रहा होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 आ रहा होगा, सॉरी 10 आ रहा होगा। और एक क्या हो रहा होगा, जब x तो -1 है सी का और y कितना आ गया 29 आ गया, मतलब पॉइंट कहीं यहाँ पे आ गया, तब क्षेत्रफल कितना आ रहा होगा उसका, तब क्षेत्रफल जो है आ रहा होगा उसका किसके इक्वल, तब क्षेत्रफल जो आ रहा होगा उसका वो आ रहा होगा किसके इक्वल, 10 के इक्वल। तो दो ट्राइंगल बन सकते हैं ऐसे, जितना ऊपर आए सिमेट्री होगी, जितना ऊपर होगा उतना नीचे की तरफ भी आएगा। तो इसलिए एक त्रिभुज ऊपर बनेगा, एक त्रिभुज नीचे बनेगा, इसलिए यहाँ पर दो त्रिभुजों की संभावना है। अगर हमारे पास त्रिभुज का एरिया किसके इक्वल आ रहा है, 10 के बराबर आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर अगर सवाल ये आ गया कि बताओ कितने लैम्डा की वैल्यू आएगी, तो आंसर है दो वैल्यूज आएंगे लैम्डा की। इसको भी हम इस तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर मान लो, अगर मान लो हमारे पास, हमें निकालना है क्षेत्रफल किसका, हमें निकालना है क्षेत्रफल किसी चतुर्भुज का। अगर हमें एरिया निकालना है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, एरिया निकालना है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, यानी अगर हमें एरिया निकालना है किसी भी चतुर्भुज का। ठीक है, चतुर्भुज कोई भी हो, बस उसमें चार साइड होती हैं, चार एंगल होते हैं, चार शीर्ष होते हैं। तो कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे वो चक्रीय चतुर्भुज हो, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, चाहे वो कैसा भी चतुर्भुज हो, हर चतुर्भुज का एरिया हम, अगर हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे उस चतुर्भुज के शीर्षों के, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास आ गया ये चतुर्भुज, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समलंब चतुर्भुज हो, चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे कैसा भी चतुर्भुज हो, हर किसी का एरिया हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखो, जैसे मान लो ये आ गया ABCD क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें मान लो जो ए के शीर्ष के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मान लो वो x2 y2 है, सी के जो है वो x3 y3 है, और डी के जो है वो x4 y4 है। हमें निकालना है इस चतुर्भुज का एरिया। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर हम इसको दो ट्राइंगल में ब्रेक कर देंगे इजीली। ट्राइंगल का तो हम पढ़ ही चुके हैं फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, इस चतुर्भुज के एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे चतुर्भुज को हम दो ट्राइंगलों में विभाजित कर देंगे। अब वो दो ट्राइंगल तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो जैसे कर लो उनको। तो मैंने मान लो AC के लॉन्ग ब्रेक कर दिया, मैंने क्या किया, AC के अलोंग कर दिया ब्रेक। तो अब मैं क्या बोलूंगा, अगर मैंने AC के अलोंग ब्रेक कर दिया, तो अब मैं बोलूंगा कि जो पूरा चतुर्भुज है, जो ये पूरा चतुर्भुज है ABCD, इसका एरिया क्या बन जाएगा। तो अब ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुका है। एक ट्राइंगल तो नीचे वाला है और एक ट्राइंगल ऊपर वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक बार निकाल देंगे नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया और एक बार निकाल देंगे हम ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया। तो एक बार जो, अगर हम नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले का एरिया क्या आएगा, तो उसको निकालेंगे ट्राइंगल ABC का एरिया। और एक ट्राइंगल बनेगा ऊपर वाला,
उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसका एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ एडीसी। अब इनके एरिया कैसे निकालेंगे ट्राइंगल्स के, तो हमने अभी सीखा है कि अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, वो सिंपली एक सारणिक जो हमने सीखा है उस सारणिक का उपयोग करते हैं और सारणिक से हम निकाल लेते हैं त्रिभुज का एरिया। जैसे मुझे मान लो त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, तो भाई त्रिभुज ए में x1 y1 x2 y2 और x3 y3 शीर्ष है, तो इसका एरिया क्या आएगा, तो हाफ और मॉड, और मॉड के अंदर डेल्टा, डेल्टा किसका लेंगे, जो इस त्रिभुज में शीर्ष इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके। तो एक तो ए इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके क्या क्या है, x1 y1 1, एक बी हो रहा है, उसके क्या है, उसके हैं x2 y2 1, और एक सी हो रहा है, उसके क्या है, उसके हैं x3 y3 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया त्रिभुज। इस डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका मॉड ले लेंगे और मॉड को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी मिल जाएगा। ऐसे अगर हमें एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी निकालना है तो 1/2 बाहर चल ही रहा है, हम निकालेंगे त्रिभुज एडीसी का एरिया। त्रिभुज एडीसी कहाँ पर है, ऊपर है, तो क्या करेंगे, सेम काम इसके लिए भी करेंगे, ठीक है। इसमें ए बी है, डी बी है, सी बी है, तो ए के शीर्ष क्या है, तो ए के शीर्ष है x1 y1 1, और फिर डी के शीर्ष क्या है, तो डी के शीर्ष है x4 y4 1, और सी के शीर्ष क्या है, तो सी के हैं x3 y3 1। तो क्या करेंगे हम इसका एरिया निकाल देंगे और ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, जैसे अगर मान लो ये नंबर, ये मान लो नंबर 9 आ गया, और मान लो ये नंबर मान लो 15 आ गया, तो कितना आंसर बनेगा अपना, तो अपना आंसर बनेगा 9 + 15 यानी कि 24 बन जाएगा इस पूरे चतुर्भुज का एरिया। तो इस तरीके से कोई भी क्वाड्रिलेटरल या कोई भी चतुर्भुज का एरिया जो है हम वो निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें थी एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ चतुर्भुज से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा एक बेसिक चीजें हम देख लेते हैं सरल रेखा से संबंधित, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करना इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम एकदम बेसिक पार्ट देख लेते हैं एक बार, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन का एकदम बेसिक पार्ट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा का एकदम बेसिक पार्ट, क्या होगा उस बेसिक पार्ट के अंदर, देखते हैं क्या आने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ कुछ यहाँ पर हम देखने वाले हैं टर्म्स जो स्ट्रेट लाइन से संबंधित हैं, कुछ पद जो स्ट्रेट लाइन से संबंधित हैं, जिनका हमें जानकारी होना जरूरी है, तभी हम आगे क्वेश्चंस वगैरह कर पाएंगे उसके ऊपर। तो सबसे पहला जो टर्म, सबसे पहला जो पद इसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्लोप, ठीक है। स्लोप को हिंदी में बोलते हैं हम प्रवणता, ठीक है। तो हम निकालने वाले हैं प्रवणता, प्रवणता बोलते हैं, मैं फिर प्रवणता ही बोलते हैं, और हम निकालने वाले हैं स्लोप किसी एक स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, कि एक किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, ठीक है। देखो स्लोप का सिंपल सा परिभाषा क्या है, स्लोप की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, कि अगर हमारे पास कोई सरल रेखा है, ठीक है, अगर कोई सरल रेखा हमारे पास है, और अगर वो सरल रेखा, ठीक है, उस सरल रेखा ने अगर थीटा एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है, मिक्स थीटा एंगल मतलब थीटा एंगल बनाया है, किसके साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, धनात्मक एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है। तो उस केस में उस स्ट्रेट लाइन का, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो आएगा, ठीक है, देन स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन का, उस सरल रेखा का स्लोप जो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा टेन थीटा के बराबर, वो आ जाएगा टेन थीटा के बराबर। सिंपल सी कहानी है एकदम, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, पहली बात तो अपन ये समझते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या है। जैसे कोई भी लाइन है, मान लो ये लाइन है, तो इस लाइन ने जहां पर एक्स एक्सिस को काटा है, तो हम देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रही है। मैंने मान लो इस पॉइंट को एम ले लिया, तो जो एम के राइट में है, जो एम के राइट में ये वाला जो पार्ट है, ये पॉजिटिव हो गया इस लाइन के लिए, इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, और ये जो हो गया वो इस लाइन का क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इस लाइन ने जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाया है, अगर उस एंगल को मैं थीटा ले लूं, तो लाइन का स्लोप क्या आ गया, लाइन का स्लोप आ गया टेन थीटा। तो ये काम करने जा रहा हूं मैं। तो मान लो इस लाइन ने ये एंगल बनाया जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये एंगल थीटा है, तो लाइन का स्लोप क्या आ गया, ये देख देख पा रहे हैं अपन, ये धनात्मक एक्स एक्सिस का ये एंगल है, तो लाइन का स्लोप क्या आ गया, लाइन का स्लोप आ गया टेन थीटा। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। जैसे अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके देखें इस चीज को, जैसे मान लो मेरे पास ये लाइन है, ये लाइन है, और ये आ गया इसका एंगल धनात्मक एक्स एक्सिस के साथ में, मान लो ये एंगल 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री। तो लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, तो लाइन का स्लोप आ जाएगा 1060, और 1060 का मान क्या होता है, √3 मान होता है, तो लाइन का स्लोप जो है वो √3 आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया भाई कि लाइन ऐसी है, लाइन ने ये
एंगल जो बनाया है ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है 60 डिग्री, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये स्लोप फिर इसका 1060 नहीं होगा, क्योंकि ये जो एंगल लाइन का है ये तो इसके नेगेटिव एक्स एक्सिस से हो गया, ये तो लेफ्ट वाले पार्ट से हो गया, तो हमें तो पॉजिटिव वाले एक्स एक्सिस से लेना है। तो अगर यहाँ पर एंगल 60 है तो पॉजिटिव वाले पार्ट पे कितना एंगल आएगा, तो पॉजिटिव वाले पार्ट पर आएगा एंगल 120 डिग्री। तो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं एक लाइन पर जो एंगल बनता है उसका सम 180 डिग्री आता है, तो अगर ये 60 है तो ये कितना आ गया, ये 180 आ गया, सॉरी 120 आ गया। तो लाइन का स्लोप कितना आ गया, तो लाइन का स्लोप आ गया 10, इस एंगल का ले लेंगे तो 10 ले लिया 120 डिग्री का। अब 120 का 10 कितना आता है, तो इतना अपन जानते हैं यार, 10 120 को लिख सकते हैं अपन 10 180 माइनस 60, और 10 180 माइनस 60 बराबर माइनस 10 60, तो मतलब कितना आ गया ये, तो ये आ गया यार -√3 के बराबर, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप किसके इक्वल आ गया, तो इस लाइन का स्लोप आ गया भाई -√3 के बराबर। इस प्रकार हम किसी भी लाइन का स्लोप जो है वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। स्लोप की ये बात हो गई। तो एक तरीका तो स्लोप को निकालने का ये, कि अगर लाइन का एंगल दे दिया जाए हमें सवाल में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, तो हम वहां से लाइन का स्लोप बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। एक नोट और लिख लेते हैं इसके अंदर, इसमें हम ये बोलेंगे कि अगर अगर मान लो कोई लाइन है हमारे पास, कोई भी लाइन है, और मान लो उस लाइन पर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे ये लाइन है मान लो, इस लाइन पर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, लाइन पर कहीं भी हो भले ही, बस लाइन कहीं भी, लाइन पर कहीं भी हो भले, कितने भी ऊपर हो कितने भी नीचे हो, लाइन पर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट मान लो x1, y1 है ना, और दूसरा पॉइंट मान लो x2, y2 है। तो उस केस में भी लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो देखो, जैसे अगर मैं डाल दूं, ए से मैंने एक लाइन खींच दी वर्टिकल लाइन, है ना, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दी, डी से एक लाइन खींच दी एक्स एक्सिस के समांतर, तो अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा बन जाएगा, इतना सब लोग जानते हैं। अब ये जो लंबाई आएगी ये वाली, ये जो लंबाई आएगी ये वाली, ये कितनी आ जाएगी, ये y1 माइनस y2 आ जाएगी, ठीक है। और ये जो लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी अपने पास, ठीक है। वो अपने पास कितनी आ जाएगी, ये जो लंबाई आएगी अपने पास, ये आ जाएगी x1 माइनस x2, ये आ जाएगी। तो यहाँ से टेन थीटा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा y1 माइनस y2, या y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ये आ जाएगा, ठीक है। तुम तो बस ये ध्यान रखो कि अगर तुम्हारे पास लाइन पर 2 पॉइंट है, जैसे कोई लाइन है तुम्हारे पास उस पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए मान लो x1, y1, और एक पॉइंट बी कहीं भी हो लाइन पर x2, y2, तो अगर तुम्हें लाइन का स्लोप निकालना है, लाइन का स्लोप, तो स्लोप का एक और फॉर्मूला क्या आ गया, दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर, ए का y y1 है, बी का y y2 है, तो y1 माइनस y2, और नीचे की तरफ डिवाइड में क्या आएगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो x1 माइनस x2 आ गया। तो इसका यूज करके हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये होता है लाइन का स्लोप। दोनों चीजें हमें याद रखनी है, एक तो अगर थीटा एंगल है तो एक्स एक्सिस के साथ में, कौन से एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, तो स्लोप आएगा 10 थीटा, और अगर लाइन पर 2 पॉइंट है तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम लाइन का स्लोप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में दे रखा होगा उसका हम काम करके निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल से एक तो लोग सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर भी, जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई लाइन है, अगर मान लो मेरे पास कोई लाइन है भाई, और मान लो लाइन जो है वो पास कर रहा है 2 पॉइंट से, लाइन पर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, मान लो एक पॉइंट तो दे रखा है 2, 1, और एक पॉइंट दे रखा है -3, -7, ठीक है। ये हमें दे रखा है लाइन पर 2 पॉइंट, हमें लाइन का स्लोप निकालना है कि लाइन के स्लोप की वैल्यू क्या आएगी। तो आसान सवाल है एकदम, क्या करेंगे, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। किसी भी एक को x1 मान y1 मान लो, किसी भी एक को x2 y2 मान लो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर आएगा दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो इसको मैंने मान लो x1 y1 मान लिया इस वाले पॉइंट को, इसको मैंने x2 y2 मान लिया, तो दोनों के y का डिफरेंस, तो एक का y 1 है, माइनस में आएगा दूसरे का y, तो उसका y कितना -7, तो ये आ गया। नीचे क्या आएगा, दोनों के x का डिफरेंस, तो एक का जो x है वो तो 2 है, माइनस में आएगा दूसरे का x, तो वो कितना है, -3 है। तो ऊपर 8 आ गया, नीचे 5 आ गया, तो कितना आ गया अपना आंसर, तो अपना आंसर आ गया 8/5 के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हमने लाइन का स्लोप निकाल दिया। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया है तो लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, लाइन का स्लोप 10 थीटा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये स्लोप से संबंधित कुछ बातें हमने करी, स्लोप को सीख चुके हैं। अच्छा, एक और चीज लिख लीजिए यहाँ पर सभी लोग, कि भाई स्लोप जो होता है लाइन का, उसको हम डिनोट किससे करते हैं, निरूपित किससे करते हैं, तो इसको सामान्य तौर पर निरूपित किया जाता है एम से, एम से स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से, एम से हम स्लोप को डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन, ये हो गया अपना क्या, ये स्लोप हो गया, स्लोप के बाद स्टार्ट करते हैं अपन इंटरसेप्ट को, कि इंटरसेप्ट क्या चीज है और इसको कैसे निकालते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःखंड, अंतःखंड, ठीक है।
तो इसकी बात करते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो तुम इसमें लिखो फिर यहाँ पे कि जैसे मान लो कोई भी लाइन है, तो दो तरह के अंतःखंड आते हैं, दो तरह के इंटरसेप्ट हमारे पास आते हैं। एक तो आता है एक्स इंटरसेप्ट और एक आता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, दोनों दोनों के अलोंग इंटरसेप्ट होते हैं, दोनों के अलोंग एक्स के अलोंग भी और वाई के अलोंग भी। ठीक है, तो एक तो आएगा हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट, एक तो आता है अपने पास एक्स इंटरसेप्ट यानी कि एक्स अंतःखंड, और एक हमारे पास आता है वाई इंटरसेप्ट यानी कि वाई अंतःखंड। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या होता है सिंपली, इन दोनों का सिंपली मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो मेरे पास कोई लाइन है, जैसे मेरे पास ये लाइन है, ये कोई लाइन है मेरे पास इस तरह से, लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगी, या लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, उस पॉइंट का, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा एक्स इंटरसेप्ट, उसी को बोलते हैं हम एक्स इंटरसेप्ट। लाइन जहां पर वाई एक्सिस को काटेगी, वाई एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगी, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा उस लाइन का वाई इंटरसेप्ट। जैसे कि मान लो ये लाइन है, मैंने अभी ये लाइन ली है, लाइन है एक्स एक्सिस को ए पे काटा, वाई एक्सिस को बी पे काटा, तो इस एक्स एक्सिस को जहां पे काट रहा है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वो जो होगा वो होगा लाइन का एक्स इंटरसेप्ट। वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा इस पॉइंट का, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होते हैं उनके वाई जीरो आते हैं, अपन जानते हैं। जैसे मान लो ये ओरिजिन है, मैं अगर इससे इसके आगे बढ़ूंगा तो 1,0 आएगा, एक डिस्टेंस आगे और जाऊंगा तो 2,0 आएगा। तो हम देख रहे हैं जो भी पॉइंट है उन सबके वाई तो जीरो है, तो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर आते हैं उनके वाई जीरो होते हैं, और जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पर आते हैं उनके एक्स जीरो होते हैं। तो ए का वाई क्या होगा, ए का वाई निश्चित तौर पे जीरो होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मान लो अल्फा कॉमा जीरो आ गए, अब एक्स तो जीरो नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं आगे काट रहा है वो। अगर मान लो ओरिजिन पे काटेगा तो फिर एक्स भी जीरो हो जाएगा उस केस में। तो अभी तो हम राइट में ले रहे हैं, तो ए का एक्स क्या आ गया, अल्फा आ गया। और मान लो बी जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर है, बी जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर है, तो जो पॉइंट वाई एक्सिस पर है उनका एक्स जीरो आएगा, तो इसका एक्स तो मैंने जीरो मान लिया और मैंने वाई मान लो इसका बीटा मान लिया। तो अब मुझे अगर इस लाइन का निकालना है एक्स इंटरसेप्ट, अगर मुझे इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं सिंपली उस पॉइंट को निकालूंगा जहां पर लाइन एक्स एक्सिस को अगर काट रहा है तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। तो हम देख रहे हैं क्लियरली लाइन एक्स एक्सिस को ए पे काट रहा है, तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा है। तो इसका मतलब इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कितना आ गया, अल्फा आ गया इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट निकालना होता, मुझे निकालना होता इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट या वाई अंतःखंड, तो इसका सिंपली मतलब क्या होगा कि जहां पर लाइन वाई एक्सिस को मिलेगा, जहां पर लाइन वाई एक्सिस को मिल रहा है उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लाइन का वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा, तो लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, सिंपली बीटा हो गया। तो ये तरीका होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन के, किसी भी सरल रेखा के एक्स और वाई इंटरसेप्ट को निकालने का। ठीक है, एक दो सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा और फील कर सकें चीजों को। जैसे कि मान लो मेरे पास ये लाइन आ गई इस तरह से, मेरे पास भाई ये लाइन आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट मान लो बी है। ठीक है, अब ए कहां पर है, तो ए तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तो इसका एक्स तो नेगेटिव आएगा। जैसे मैंने मान लो कोऑर्डिनेट मान लिया इसके -3,0, और मैंने मान लो बी का कोऑर्डिनेट बी वाई एक्सिस पर है लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, तो इसका एक्स तो जीरो आएगा, मैंने वाई इसका -8 मान लिया। ठीक है, ऐसे कुछ भी मैंने रैंडमली मान लिया। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है भाई कि इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है और इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या है। तो अगर मुझे x निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली उस पॉइंट को ढूंढूंगा जहां पर लाइन x एक्सिस को क्या करेगी, जहां पर लाइन x एक्सिस को काट रही है। तो लाइन जो है वो x एक्सिस को a पे काट रहा है, तो जो a का x कोऑर्डिनेट है, जहां पर लाइन x एक्सिस को काटेगी उसका x कोऑर्डिनेट तो -3 है, तो x इंटरसेप्ट कितना आ गया, -3 आ गया। जहां पर लाइन y एक्सिस को काटेगी उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, उसका y तो -8 है, तो लाइन का y इंटरसेप्ट कितना आ गया, तो लाइन का y इंटरसेप्ट आ गया -8। इस तरह से हमारा काम खत्म हो गया। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव भी आ सकते हैं, इंटरसेप्ट की लेंथ नेगेटिव नहीं आती। मान लो जैसे वो इसी सवाल में हमसे ये पूछता कि बताओ भाई लेंथ क्या है एक्स इंटरसेप्ट का, तो हम जानते हैं लंबाई तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लंबाई तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे इस वैल्यू का। जो अपने पास एक्स इंटरसेप्ट आया है ना उसका मॉड ले लेंगे, तो -3 का मॉड लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो तो 3 आ जाएगा। तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। अगर लेंथ की बात करेगा तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में सिंपली हम मॉड ले लेंगे उसका। तो मॉड यहाँ पे भी ले लिया तो कितना आ गया, 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स और वाई इंटरसेप्ट को निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
एक नोट और लिख लीजिए आप यहाँ पर, है ना। इस नोट में लिख लीजिए कि अगर सवाल में हमें ये दिया गया है कि किसी लाइन के लिए फॉर ए लाइन, मतलब किसी लाइन के लिए अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बराबर हैं, ठीक है, अगर किसी लाइन के लिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों हमें क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, तो उस केस में जो उस लाइन का स्लोप आएगा, तो उस केस में उस लाइन का जो स्लोप आएगा वो आएगा -1 के बराबर। वो किसके इक्वल आएगा, वो -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर किसी लाइन का हमें एक्स भी और वाई भी दोनों इंटरसेप्ट बराबर दे रखे हैं, तो लाइन का स्लोप कितना आएगा, -1 आएगा। यह आएगा लाइन का स्लोप, ठीक है। क्यों आएगा भाई -1 लाइन का स्लोप, देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो हमें दे रखा है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बराबर है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक्स इंटरसेप्ट को ए मान लिया, ठीक है, मैंने एक्स इंटरसेप्ट को ए मान लिया, तो इसके हिसाब से तो दोनों बराबर दे रखे हैं इसने अभी, तो वाई इंटरसेप्ट भी क्या हो गया, तो वाई इंटरसेप्ट भी ए हो गया। तो अगर इसका एक्स इंटरसेप्ट ए है, इसका मतलब लाइन एक्स एक्सिस को जहां काटेगा, लाइन एक्स एक्सिस को जहां काटेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए आएगा। तो ये एक्स एक्सिस है, तो मान लो लाइन जहां काट रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे काट रहा है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए आएगा। वाई तो 0 आएगा इस पॉइंट का, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, और जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होते हैं उनके वाई तो 0 आते हैं। और अगर लाइन का y इंटरसेप्ट ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन जहां y एक्सिस को काटेगा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ए आएगा। तो ये पॉइंट है जहां पे काट रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट ए आएगा, x तो इसका 0 होगा क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पर है, और जो पॉइंट y एक्सिस पर होते हैं उनके x 0 होते हैं। तो अब हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे लाइन का स्लोप, लाइन पर 2 पॉइंट है, तो अभी जो हमने सीखा था कि y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 कर दो, तो इसको x1 y1 मान लेता हूं, इसको x2 y2 मान लेता हूं, तो कितना आएगा, 0 माइनस ए अपॉन ए माइनस 0। ये लाइन का स्लोप आ गया। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर माइनस का ए आ गया, नीचे प्लस का ए आ गया, वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू -1 आ गई। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लाइन का इक्वेशन यहाँ पर आसानी से निकाल दिया, ठीक है। चलो, तो ये सारी, सॉरी, लाइन का इंटरसेप्ट हमने निकाल दिया। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो लाइन के इंटरसेप्ट के ऊपर हमने देखी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद थोड़ा सा और, अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं इसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म देख लेते हैं अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, कि अलग अलग क्या क्या अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का समीकरण, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो क्या क्या अलग अलग फॉर्म है जिनसे हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। इन्हीं चीजों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो कुछ 5-6 फॉर्म है, उनको देखने वाले हैं अपन यहाँ पर कि कौन कौन से फॉर्म है जिनसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आएगा फॉर्म नंबर 1। फॉर्म नंबर 1, इसमें हम बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप का मतलब प्रवणता, इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड। तो मतलब इस वाले केस में हमें क्या दे रखा होगा, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जिसकी हम बात करेंगे उसका हमें एक तो स्लोप दे रखा होगा, उसकी प्रवणता कितनी है वो दे रखी होगी, और एक उसका अंतःखंड दे रखा होगा। अंतःखंड कौन सा दे रखा होता है यहाँ पर वाई अंतःखंड दे रखा होता है। वाई अंतःखंड का मतलब क्या होता है, जहां पर लाइन वाई एक्सिस को काटेगा उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमें दे रखा होता है, ठीक है। तो इस केस में लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो देख लेते हैं इस बात को। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई लाइन है, लाइन का अगर स्लोप, स्लोप जिस लाइन की बात कर रहा है, मान लो उस लाइन का स्लोप m है। हमने बात की थी कि हम स्लोप को सामान्य तौर पर m से निरूपित करते हैं, m से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मान लो लाइन का जो y इंटरसेप्ट है, सिर्फ y इंटरसेप्ट, x नहीं, y इंटरसेप्ट वो c है, c। अब y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि जहां पे लाइन y एक्सिस को काटेगा, जहां पर y एक्सिस को काटेगा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दे रखा है अपने को। तो y क्या दे रखा है, उसका c दे रखा है। x कितना आएगा उसका, x तो 0 आएगा क्योंकि वो पॉइंट y एक्सिस पर है। तो इस तरह की लाइन है। तो एक तो y इंटरसेप्ट दे रखा है इसका, और एक हमें क्या दे रखा है, लाइन का स्लोप दे रखा है। स्लोप किसके इक्वल दे रखा है, स्लोप m के इक्वल दे रखा है। तो इस केस में जो लाइन का समीकरण निकाला जाएगा, इस केस में जो लाइन की इक्वेशन निकाली जाएगी, इक्वेशन वो क्या आएगी, वो आएगी y बराबर mx प्लस c। ये आ जाएगा उस लाइन का समीकरण। बहुत बेसिक फॉर्म है, बहुत जगह पढ़ते हैं इसको। y बराबर mx प्लस c, ये लाइन का इक्वेशन आएगा। क्या क्या चीज चाहिए इसके लिए, एक तो m चाहिए, और मतलब लाइन का स्लोप चाहिए, और एक क्या चाहिए, एक चाहिए लाइन का y इंटरसेप्ट। अगर ये दो चीजें होंगी तो हम लाइन का इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक दो सवाल कर लेते हैं सिंपल से इसके ऊपर। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई लाइन है, जैसे मैं दे रखा है लाइन का स्लोप जो है
स्लोप एक लाइन का हमें दे रखा है मान लो 4 के बराबर, और लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो हमें कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है मान लो 7 के बराबर। ठीक है, हमें निकालना है इक्वेशन लाइन का क्या होगा, समीकरण लाइन का क्या आएगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है। इक्वेशन क्या आएगा लाइन का, समीकरण क्या आएगा लाइन का, ये हमें निकालना है। तो आंसर सिंपली, हमने अभी बात करी थी कि अगर दो चीजें दे रखी होती हैं, स्लोप दे रखा होता है और वाई इंटरसेप्ट दे रखा होता है, तो हम लाइन का समीकरण स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की सहायता से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक तो स्लोप गिवन है, स्लोप का मतलब m गिवन है, तो m की वैल्यू कितनी है 4 के बराबर, और एक गिवन है y इंटरसेप्ट मतलब c गिवन है, c का वैल्यू कितना दे रखा है 7 दे रखा है। तो लाइन का समीकरण क्या आ गया, लाइन का समीकरण आ गया y बराबर एम एक्स प्लस सी, यानी कि y बराबर 4x+7। ये जो लाइन आएगी उसका क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा y बराबर 4x+7। ठीक है, अब दिक्कत की बात क्या है कि जनरली इसका रिवर्स यूज करते हैं हम, जनरली इसका उल्टा यूज करते हैं, यानी कि हमें क्वेश्चन के अंदर जो सरल रेखा है उसका समीकरण दे रखा होगा, और वो स्लोप लोप की बात करेगा, वो हमसे पूछेगा क्या कि बताओ भाई इसका कितना स्लोप है, इन सब की बात वो हमसे करेगा। हमें सवाल में सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ होगा और वो हमसे स्लोप की बात करेगा। जैसे मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं सिंपल सा कि भाई एक लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दे रखा है मान लो 2y+3x=-8, ये दे रखा है। क्वेश्चन आ गया कि इसका तुम स्लोप निकालो पहले तो, है ना, और एक तुम क्या निकालो, एक तुम निकालो इसका y इंटरसेप्ट। ये तुम्हें दो चीज निकालनी है कि भाई ये लाइन का इक्वेशन है, तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा और y इंटरसेप्ट क्या आएगा। हालांकि देखो स्लोप स्लोप निकालने के लिए अपन काम करेंगे, बाकी y इंटरसेप्ट पर वैसे भी निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं, थोड़ा काम करेंगे अपन बाद में इसके ऊपर। पहले अपन इसी वाले फॉर्म से निकाल लेते हैं। तो आंसर, तो हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को, जो लाइन का इक्वेशन दे रखा होगा, जो लाइन का समीकरण दे रखा होगा, उसको कन्वर्ट करेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में। कुछ भी करके क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे y बराबर एम एक्स प्लस प्लस सी वाले फॉर्म में। तो लेफ्ट में y की टर्म आनी चाहिए और बाकी सब कहां पर आना चाहिए, बाकी सब राइट में आना चाहिए। तो लेफ्ट में y की टर्म ले आओ। तो इस पूरी समीकरण में हमने क्या किया, लेफ्ट में दाई तरफ y का टर्म ले आए और बाकी सब हमने कहां पर भेज दिया, बाकी सब हमने राइट में भेज दिया। तो 3x चला गया राइट में, तो माइनस का 3x आ गया और माइनस का 8 चल ही रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी हम y लेकर के आएंगे, तो 2y की जगह पर y आना चाहिए। तो 2y की जगह पर y कब आएगा, जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जब इसको 2 से भाग दे देंगे इसका। तो अगर 2y का भाग देंगे 2 से तो y बचेगा। ठीक है, क्योंकि हमें तो y ही चाहिए यहाँ पर, हमें यहाँ पर y चाहिए। तो यहाँ पर 2y को डिवाइड किया 2 से तो 2 आ गया, इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से तो माइनस का 3/2x आ गया, और इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। अभी ये किस फॉर्म में आ चुका है, अभी ये आ चुका है यार y बराबर एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में। तो जो x का गुणांक है, जो x का कोफिशिएंट है, उसको तो m लेंगे और जो लास्ट में बचा हुआ है उसको c लेंगे। तो m कितना आ गया यहाँ पर, m माइनस का 3/2 आ गया, और c कितना आ गया यहाँ पर, माइनस का 4 आ गया। m मतलब स्लोप आ गया माइनस का 3/2, और जो इसका c आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया, वो आ गया माइनस का 4। इस तरह से हम किसी भी लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्म नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, अब देखते हैं फॉर्म नंबर 2 को। और फॉर्म नंबर 2 में हम बात करेंगे किसके बारे में, स्लोप पॉइंट फॉर्म के बारे में। हर फॉर्म में कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें दे रखी होंगी, जिनकी सहायता से, जिनका हेल्प करके हम, जिनका यूज करके हम अलग अलग केसेस में लाइन का समीकरण या लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो अगला केस आ गया हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, स्लोप नाम में लिखा हुआ है सब कुछ क्या क्या है अपने पास। एक तो हमें स्लोप मिलने वाला है लाइन का, और एक हमें लाइन पर क्या मिलने वाला है, पॉइंट मिलने वाला है। एक तो स्लोप मिलने वाला है लाइन का, और एक लाइन का पॉइंट मिलने वाला है, कोई भी पॉइंट जो लाइन पर लाई कर रहा है कहीं भी। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मुझे मान लो इस लाइन का समीकरण निकालना है। मुझे दिया गया है सवाल में कि इस लाइन का जो स्लोप है, मुझे दिया गया सवाल में लाइन का जो स्लोप है मान लो -3 है, और लाइन पर कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट मान लो 1, -5 है। तो मुझे दो चीज दे रखी है, लाइन का स्लोप दे रखा है और लाइन पर एक पॉइंट दे रखा है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का उपयोग करके हम लाइन का समीकरण बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक बार पहले समझ लेते हैं कि करते क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म में। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये लाइन है, इस लाइन पर तुम्हें एक पॉइंट दे रखा है, और मान लो जो पॉइंट तुम्हारे पास है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और लाइन का जो स्लोप हमें दिया हुआ है वो मान लो हमें m दिया हुआ है। तो उस केस में जो लाइन का समीकरण आ जाएगा, जो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, y माइनस, इक्वेशन हमेशा एक्स वाई में आते हैं, तो y माइनस करेंगे किसको, जिस फिक्स्ड पॉइंट से लाइन पास कर रही है,
जिस फिक्स्ड पॉइंट से लाइन पास कर रही है उसके वाई कोऑर्डिनेट को। तो लाइन पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या, y1, तो y माइनस y1 कर देंगे। बराबर में क्या आएगा, लाइन का स्लोप m आएगा और इनटू में क्या आएगा, x माइनस उसी फिक्स्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो उसी फिक्स्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या, x1, तो लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ऐसे इसको याद रखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक। तो y में से माइनस करेंगे जिस फिक्स्ड पॉइंट की बात हो रही है उसका y, और m आएगा और इनटू में आएगा x माइनस उसी फिक्स्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। जैसे हमने ऊपर सवाल जो लिया था, बताओ उसमें क्या आंसर आएगा, तो उसमें आंसर आएगा y माइनस फिक्स्ड पॉइंट का y। तो फिक्स्ड पॉइंट का y कितना है, माइनस का 5, तो y माइनस माइनस का 5, तो y प्लस 5 आ गया, स्लोप आ गया माइनस का 3, और इनटू में आ गया x माइनस उसी फिक्स्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो आ गया आंसर अपना y प्लस 5 बराबर -3 इंटू एक्स माइनस 1। ये आ गया उस स्ट्रेट लाइन का समीकरण। तो ये होता है अपना स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसमें हम यही काम करते हैं, बस स्लोप और पॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है। तीसरा फॉर्म जो हम लेने वाले हैं यहाँ पर, उसका नाम क्या है, उसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। उसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होगा, लाइन पर 2 पॉइंट दे रखे होंगे और उन 2 पॉइंट्स का यूज करके हम क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है। तो देखो ये भी एक तरह से स्लोप पॉइंट फॉर्म ही है ना। इसको भी हम स्लोप पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इफेक्टिवली। कैसे, जैसे मान लो ये हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। ठीक है। तो ये भी एक तरह से टू स्लोप पॉइंट फॉर्म टाइप का ही है। एक तो इसमें बस, इसमें क्या स्लोप नहीं है, लेकिन पॉइंट तो दो है। तो 2 पॉइंट अगर लाइन पर है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं इसका, हमने सीखा है अभी ये वाला चीज। तो तुम क्या करो, पहले स्लोप निकाल दो इसका। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, तो दो तुम्हारे पास जो 2 पॉइंट है उनके y का डिफरेंस, तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ये स्लोप आ गया, इसको तुम m मान लेना। तो ये हमने स्लोप ले लिया। अब क्या करो, तुम किसी भी एक पॉइंट का यूज कर लो, चाहे तुम इसको फिक्स्ड पॉइंट लेके चल लो, चाहे तुम इसको फिक्स्ड पॉइंट लेके चल लो, तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। तुम किसी भी एक पॉइंट को फिक्स्ड पॉइंट लेके चल सकते हो। जैसे अगर मान लो मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, अगर मैं ए को लेके चलूंगा, अगर मैं चल रहा हूं ए पॉइंट को लेकर के, तो लाइन का जो समीकरण आएगा, लाइन का जो इक्वेशन आएगा, वो क्या आएगा, y माइनस फिक्स्ड पॉइंट का y, तो y1 बराबर लाइन का स्लोप m इंटू एक्स माइनस क्या आएगा, इसी फिक्स्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा, और वो किसके बराबर है, x1 के बराबर है। और अगर किसी किसी पर्सन ने मान लो बजाय ए के बी को ले लिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी सेम वही इक्वेशन आएगी। y माइनस क्या करेंगे, बस y माइनस करेंगे y2 बराबर में क्या करेंगे, स्लोप आएगा लाइन का, और इनटू में क्या आ जाएगा, x माइनस x2। तो ऐसे भी कर सकते हैं, स्लोप तो लेना ही पड़ेगा, किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये वाली चीज हम इसके अंदर करते हैं। ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन इसके ऊपर भी कर लेते हैं अपन। जैसे कि मान लो ये हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, ये इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ए से और बी से। मान लो जो कोऑर्डिनेट ए के हैं वो 1,5 हैं, और जो कोऑर्डिनेट बी के हैं वो मान लो 2,3 हैं। ये हमारे पास क्या आ गए, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए। तो अब मुझे अगर लाइन का स्लोप निकालना है, तो क्या आएगा स्लोप का फॉर्मूला, दोनों के वाई का डिफरेंस, तो 5 माइनस 3, यह आ गया y का डिफरेंस, और नीचे आएगा दोनों के x का डिफरेंस। ऊपर जिसका y प्लस में, उसका x भी प्लस में ही आएगा, तो 5 प्लस में तो 1 भी प्लस में आएगा, तो 1 माइनस 2। ऊपर -2, नीचे सॉरी ऊपर 2, नीचे -1, तो लाइन का स्लोप -2 आ गया। हम चाहें तो इसको फिक्स्ड पॉइंट मान सकते हैं, हम चाहें तो इसको भी फिक्स्ड पॉइंट मान सकते हैं। जैसे मैंने मान लो ए को फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, तो लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, लाइन का इक्वेशन आ गया y माइनस उस फिक्स्ड पॉइंट का y, तो 5 है, बराबर में लाइन का स्लोप -2 है, इनटू में फिर क्या आएगा, इनटू में x के माइनस में उसी फिक्स्ड पॉइंट का x आएगा, तो x के माइनस में 1 आ जाएगा। तो लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, y माइनस 5 बराबर माइनस का 2x प्लस 2। इस तरीके से लाइन का इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, ये y प्लस 2x बराबर 7, ये भी लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं लास्ट फॉर्म पे। लास्ट फॉर्म कौन सा होगा अपना, तो लास्ट मतलब अभी और भी फॉर्म है, तो पहले एक फोर्थ फॉर्म पढ़ लेते हैं अपन। तो अभी चौथा फॉर्म जो उसकी बात भी कर लेते हैं। तो चौथा फॉर्म जो हम यहाँ पर यूज करेंगे उसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें क्या गिवन होगा, लाइन के दोनों इंटरसेप्ट दे रखे होंगे, लाइन का एक्स इंटरसेप्ट भी दे रखा होगा और लाइन का वाई इंटरसेप्ट भी दे रखा होगा। तब हम निकालेंगे लाइन का इक्वेशन। ठीक है। जैसे कि अगर मान लो जो लाइन है उसका एक्स इंटरसेप्ट उसका ए है, और मान लो लाइन का जो वाई इंटरसेप्ट है वो बी है। इंटरसेप्ट क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड,
अगर एक्स इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो ये वो पॉइंट आएगा जहां पे लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट। अगर बात करेंगे वाई इंटरसेप्ट की तो ये वो पॉइंट आएगा जहां पे लाइन वाई एक्सिस को काटेगी, उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो लाइन का जो समीकरण आएगा, लाइन का जो इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ऐसे आ जाएगा। अभी कैसे आ गया, तो लाइन का एक्स इंटरसेप्ट अगर ए है तो इसका मतलब लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे काटेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए आएगा, तो ये ए कोमा जीरो हो जाएगा। और अगर लाइन का y इंटरसेप्ट बी है तो लाइन y एक्सिस को जहां काटेगा उसका y कोऑर्डिनेट भी आएगा, x तो जीरो आएगा। तो हमारे पास इफेक्टिवली अब 2 पॉइंट हो चुके हैं इस लाइन पर। तो अगर हम 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो यही अपना क्या हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर कि मान लो कोई लाइन है और लाइन का मान लो एक्स इंटरसेप्ट जो है, मान लो लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है वो 4 है, और मान लो उसी लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो -2 है। तो लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो आंसर है लाइन का इक्वेशन आएगा x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो चलो फिर इतना ही रखते हैं आज वाली क्लास में, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।